अंक में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि पिछले अंक में हमने मीणा साहब से जाना था कि किस तरह से आदिवासी और आदिवासियों के बीच उनकी बातें हैं, आदिवासी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आदिवासी संस्कृति क्या है। इस अंक में हम जानने का प्रयास करेंगे आदिवासियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और आदिवासी किस तरह से अपने आप को आगे जल, जंगल और जमीन के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। लेकिन चाहे वो सरकार हो, चाहे आधुनिक भौतिकवादी सभ्यता, ये जब हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिवेश की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति, कला और इसके साथ साथ साहित्य भी जुड़ा हुआ है। आदिवासी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि ये साहित्य, चाहे वो श्रुत साहित्य हो या फिर अब जाके वर्तमान युग में लिखित साहित्य हो, किसी न किसी रूप में साहित्य अनादिकाल से चलता आया है। बिल्कुल। जब आप आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो आदिवासी साहित्य भी जो आदिवासियत के जिन विशेषताओं की अपन ने बात की, संस्कृति के विशेष संदर्भ में, वही यहाँ लागू होते हैं। आदिवासी साहित्य का सृजन कोई आधुनिक या समकालीन वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी पुराना है। जैसे आप हिंदी साहित्य के संदर्भ में देखें, आदिवासी विमर्श साहित्य में जो आ रहा है उसकी बात करें तो मान रहे हैं कि भाई नया जो नए विमर्शों में जैसे स्त्री विमर्श आया, दलित चेतना का साहित्य आया, आदिवासी स्वर आया साहित्य में, तो इसकी शुरुआत जनरली इस शताब्दी की शुरुआत से मानते हैं। लेकिन ये तो हम समकालीन दृष्टिकोण से देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं हम स्त्री और दलित साहित्य के मापदंडों के आधार पर देख रहे हैं, नई अस्मिताओं के विमर्श के संदर्भ में देख रहे हैं। अन्यथा तो आदिवासी साहित्य उनकी क्षेत्रीय आदिम भाषाओं में तो हजारों सालों से रचा आ रहा है। मौखिक साहित्य की परंपरा भी हजारों सालों पुरानी है। और अगर लिपिबद्ध साहित्य की बात करें तो वो भी हिंदी साहित्य में, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं उपन्यास का, तो उपन्यास 19वीं शताब्दी के अंत में हिंदी उपन्यासों की शुरुआत होती है और करीब करीब वहीं से 1920 में पहला आदिवासी उपन्यास 5 खंडों में मैनस ओडे कहा जाता है, मथुरा की कहानी नाम से, मुंडारी भाषा में। प्रकाशन उसका 1980 में जाके होता है, बट रचना उसकी 1920 में हो चुकी है। सुशीला सामंत महादेवी वर्मा के साथ की कवयित्री है जो बिहार में पैदा हुई और उनकी कविता संकलन उस वक्त आ चुके थे और उनके 2 कविता संकलन संयोग से मेरे पास रखे हैं। ये देखिए सुशीला सामंत, ये महादेवी वर्मा के वक्त की है। सुशीला सामंत लिख रही है, सामंत भी कहते हैं। उनका दूसरा काव्य संग्रह ये है सुशीला सामंत। थोड़ा सा नीचे करेंगे, दिखिएगा। आप देखिएगा, सपने का संसार दिख रहा है और ये प्रलाप, और ये आ गया आपका प्रलाप। तो ये आप देखिए महादेवी वर्मा के छायावाद के काल से आदिवासी, ये तो सीधे सीधे हिंदी में कर रहा हूं मैं, आदिम भाषा में तो पहले से रचना हो रहा है, लिपिबद्ध भी हो रहा है। अब ये आदिवासी साहित्य क्यों, अगर इसकी बात हम करें या विमर्श की बात करें, साहित्य के माध्यम से जो आदिवासी विमर्श हो रहा है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा स्त्री और दलित साहित्य से भिन्न देख रहा हूँ। आदिवासी साहित्य को, क्योंकि आदिवासी साहित्य एक स्तर पर तो समाज का एक घटक है। आदिवासी समुदाय या समुदाय से बना हुआ आदिवासी समाज उसकी बात करता है, उसके दुख सुख की अभिव्यक्ति की बात करता है साहित्य। यहाँ तो हुआ वो घटकीय साहित्य, समाज के एक घटक से ताल्लुक रखने वाला। लेकिन वो आदिवासी साहित्य में, जैसे हमने संस्कृति के संदर्भ में बात की, संपूर्ण मानवता उसमें है, संपूर्ण प्रकृति उसमें है, संपूर्ण पृथ्वी उसमें है। बिल्कुल। तो सृष्टि के 3 ही तो तत्व हैं। एक हुआ प्रकृति, नदी नाले पहाड़ धरती आसमान, एक हुआ मनुष्य, इतर जीव जगत, और एक मनुष्य। ये 3 ही तत्व हैं सृष्टि के। इन तीनों तत्वों की बात करता है आदिवासी साहित्य अपने समाज घटक या तबके के आगे जाके। तो इसलिए आदिवासी साहित्य
पृथ्वी का साहित्य है, सृष्टि का साहित्य है, प्रकृति का साहित्य है, मानवता का साहित्य है। वैसे यदि हम आपकी इस बात और को भी कहें तो आप पारिस्थितिकी संतुलन का साहित्य है। बिल्कुल, तो आपकी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि हम साहित्य के को विभाजन आज एक नई अवधारणा बन पड़ी है, कहीं स्त्री विमर्श है, कहीं दलित विमर्श है, कहीं किन्नर विमर्श है, कहीं न जाने कितने तरह के विमर्श आ गए, लेकिन मूल रूप से यदि हम साहित्य की विधाओं को देखें, तो एक ही बात हम कह सकते हैं, एक आदिम साहित्य और एक दूसरा आधुनिक साहित्य। चाहे वो किसी ये भी देखो, ये सिंप्लीफाई करना होगा, लेकिन आदिम जो दर्शन है जी, या आदिम जो वैचारिकी है, उसको लेने वाला साहित्य ही साहित्य है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि साहित्य क्या है? वो मनुष्यता के पक्ष का साहित्य है, बिल्कुल, वो प्रकृति के पक्ष का साहित्य है, वो सृष्टि के पक्ष का साहित्य है, वो पृथ्वी के पक्ष का साहित्य। ये गुण कहाँ मिलेंगे आपको? ये जहां मिलता है वो साहित्य सहित, जिसमें हित हो, सबका हित हो, सबका हित। ये है ना साहित्य। और तो कि अगर अगर आपने अपनी बात कही, मेरा साहित्य, मेरे तबके का साहित्य, और बाकी सारे खारिज करने चले आप, तो काम नहीं चलेगा। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। जब मैं आदिवासी साहित्य की बात करूं, या मैं स्त्री की तरफ से तरफदारी करूं, या दलित साहित्य में दलित की तरफ से तरफदारी करूं, तो एक पक्ष हो गया। मैं ये कहूंगा, भाई आपका आज तक का हिंदी साहित्य आया, उसमें स्त्री को किस रूप में आपने अभिव्यक्त किया? उसको तो नायिका से आगे नहीं बढ़ने दिया। हाँ, आपने दलित को किस रूप में किया? उसको दोयम दर्जे का नागरिक ही मानते रहे आप। तो बिल्कुल, आदिवासी आदिवासी आपके साहित्य में कहाँ आया, कितना आया, कहाँ आया? तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कितना स्पेस दिया, और आपने उसका क्या यथार्थ अभिव्यक्त किया? आपने उसके बारे में बहुत सारी गलत है भ्रांतियां कर दी। सामान्य आदिवासी को देखने का दो नजरिया आया है, जो हम ट्रेडिशनली देखते हैं और आज तक देखते आए हैं। और इंडियन हिंदू माइथोलॉजी से लेके, अंग्रेजों से लेके आज भी हम वही देख रहे हैं। चाहे आप साहित्य में चले जाओ, आप फिल्मों में चले जाओ, आप संस्कृति कर्म में चले जाओ, दो नजरिए। एक, दे आर वाइल्ड सेवेज, आदिवासी जंगली बर्बर होता है, जंगल में रहता है, अकारण हमले कर देता है, शराब पीता है, मांस खाता है, और कोई उसको भारी लोग उसको कोई मतलब नहीं है। वो कहेगा नहीं, अंडमान में वो चला गया अमेरिकन, उसको मार दिया, तो ये तो नरभक्षी भी है। तो उल्टा सीधा ये वाइल्ड सेवेज का रूप दे रखा है उसको। और एक है रोमांटिक। रोमांटिक नजरिया क्या कहता है? समृद्ध प्रकृति की गोदी में आदिवासी मस्ती से नाचता गाता रहता है। नाचना गाना उसका नैसर्गिक, उसका स्वभाव उसकी जीन्स में है। भौतिक दशा उसकी नाचने गाने की नहीं है। भौतिक दशा तो रोने धोने की है। बिल्कुल, लेकिन ये नजरिया आपको मिलेगा, आपको साहित्य मिलेगा, आपको फिल्मों में देखिए। आप राज कपूर की जितनी फिल्म है देखिए, आइटम सॉन्ग या डांस के रूप में एक आदिवासी टाइप का बना करके हीरो हीरोइन को या उस अंचल में ले जाएंगे। बिल्कुल, क्या रोमांटिक नजरिया आप रखिए, बट कम से कम उसको इतना तो मत बिगाड़िए। जैसे आदिवासी लड़की की सौंदर्य बहुत बात करेंगे नारी, अरे वन 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 देवी, वन युवती, वन किशोरी, और वो ऐसे ऐसे है, क्या यार मस्त है, क्या मस्त है, क्या व्हाट इज मस्त? बिल्कुल, आपने उसके देखे, आपने देखा कितने असुरक्षित है वो जंगल में। आपने देखा उनके घर कच्चे हैं, मौसमों की मार को नहीं सह पाते। आपने देखा कितने बीमार हैं, कितने कुपोषण है, कितने उनको सुविधाएं नहीं है, परिवहन की नहीं है, स्वास्थ्य की नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, देश दुनिया से अलग थलग। ठीक है, वो अपने में संतुष्ट है, ये उनका एक स्वभाव है। अच्छा, जैसे अभी हमने कुछ गुणों की बातें की वो, लेकिन आप उनको दो जो नजरिए है, दोनों नजरिए गलत है। आप रोमांटिक चश्मा भी हटाइए, आप वाइल्ड सैवेज जंगली बर्बर का चश्मा भी हटाइए, और आप ये लाइए। और मुझे अभी भी मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे एक भी कोई खोजी पत्रकार या लेखक बता दो, या संस्कृति करीब बता दो, जो आदिवासियों के बीच में गया हो। क्लेम बहुत से करते हैं जाने वाले, हजारों करेंगे आपको, बिल्कुल, जिसमें लिंग्विस्टिक्स भी है, सोशलिस्ट भी है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, और साहित्यकार भी है, खोजी पत्रकार भी है, संस्कृत कर्मी भी है। लेकिन उन जैसा जीवन उनके साथ 24 घंटे गुजारा हो। साहचर्य मैं भी चाहता हूँ, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं भी इसमें ईमानदार नहीं हूँ। मैं चाहूंगा मेरा साजो सामान लेके जाऊंगा, हाँ, मेरी सुविधाएं ले जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कोई बढ़िया सा यार डाक बंगला मिल जाए सरकारी, जाके मैं सुविधा से रहूं। मैं उनकी तरह क्यों नहीं रहता? सुबह उठूं, उनकी तरह दातुन करूं, उनकी तरह नाले नदी में या सरोवर में नहाऊं, उनकी तरह मैं रात में मच्छरों के बीच में रहूं, उनकी तरह मैं ऐसी जगह से हूँ झोपड़ी में, जो रात को कभी भी कोई टाइगर या दूसरा हिंस्र जीव आ सकता है, सांप स्वरूप आ सकता है, बिच्छू आ सकता है। बिल्कुल, तो उनको समझने के लिए उनके भीतर जाना होगा। और यही वजह है कि आदिवासी बाहर से जो लोग जाता है उसका स्वागत नहीं करते शुरू में।
और एक बार वो उनका जैसा हो गया तो फिर उसको रेलवे में बना देंगे, उनके बीच एक में बात जाइए। एक बात और कही जाती है कि आदिवासियों में जो शर्मिला स्वभाव होता है, इसलिए बहुत जल्दी घुल-मिल नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आदिवासियों की बताई गई है हमारी भारत सरकार ने, संविधान में नहीं है, प्रशासन ने बताई है। नंबर 1 उनकी विशिष्ट संस्कृति, नंबर 2 उनकी भौगोलिक पृथकत्व, जो मग समाज है वहां जो रहता है भूगोल उससे भिन्न है उनका। नंबर 3 है उनका शाइनेस, बाहरी लोगों से मिलने में थोड़ा वो झिझकते संकोच हैं। करते हैं। देन एक प्रिमिटिवनेस है, और एक है शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, उसमें शाइनेस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यस। कि वो झिझकते हैं बाहरी लोगों, बिकॉज उसकी वजह है क्योंकि आदिवासी समाज के साथ जो जो बाहर का आदमी गया उसने उसके साथ अच्छे की बजाय बुरा ज्यादा किया। आप देखिएगा, अंग्रेज तो बाकायदा घुसपैठ उनके इलाके में किया और अंग्रेजों से लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। बिल्कुल। और आप देखिए, अंग्रेज शुरुआत अंग्रेजी सत्ता का होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में प्लासी की लड़ाई के बाद में 1757 में, और 1757 के तुरंत बाद जो पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, पूर्वी भारत मतलब आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इनमें विद्रोह हो गए थे आदि इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और पहला विद्रोह वही 1763-64 में हो जाता है, पहाड़िया विद्रोह शुरू हो जाता है, जब उसका जबरा पहाड़िया का शुरू हो जाता है, तिलका मांझी का शुरू हो जाता है। और आप देखिए उसके बाद 100 साल बाद 1857 में बाकायदा ब्रितानी हुकूमत आती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद जो सिलसिला, हम तो कह रहे हैं आजादी की लड़ाई को 1857 से मानते हैं, 1857 के भाई 90 साल भी वो लड़े हैं। नहीं, लेकिन आना 1757 से हल्के का मूवमेंट है, पहाड़िया मूवमेंट है, ये लड़े, पहला शहीद भी तभी हुआ है 1780 के आसपास हो गया। बिल्कुल। तो ये जो 1857 का जो माइलस्टोन है, दिस इज रॉन्ग। आदिवासी जब से ब्रितानी हुकूमत आई ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, तब से लेकर के लगातार लड़ता रहा है 1947 तक। नागा रानी गाईदिली 1947 तक लड़ी, और भी अंचल 1947 तक लड़े। और हिंदुस्तान का कोई आदिवासी अंचल ऐसा नहीं है जहां पे ब्रितानी हुकूमत और उनके जो पिछलग्गू या पिट्ठू सामंत जो थे यहाँ के देसी रजवाड़े, उनके खिलाफ नहीं लड़ा। तो ये साहित्य में आएगा आदिवासी में, बिल्कुल। तो आदिवासी को लड़ा भी नहीं मानेंगे आप। तो चूंकि ब्रितानी हुकूमत के दौर में हमारी देसी सरकारें और ब्रितानी हुकूमत ने उन पे घुसपैठ की, रेलवे लाइन बिछाई, फौजी छावनियां बनाई उनको विद्रोह को दबाने के लिए, डाक बंगले बनाए, वन विभाग खोला, आबकारी नीति बनाई, सड़कें बनाई, खनन किया, वनोपज को काटा, वनों को काटा इमारती लकड़ी के लिए, इनका उन्होंने विरोध किया। तो विरोध किया तो वो कहते हैं कि जो बाहर से आता है वो बदमाश है। और प्राचीन काल में ले जाऊं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य महान मानते हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य को बहुत बड़ा अपन रणनीतिकार मानते हैं, कूटनीति मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, सलाहकार मानते हैं। चाणक्य सलाह दे रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और एक पढ़ना ये डीपी चट्टोपाध्याय साहब का लोकायत जो ग्रंथ है उसमें और भी संदर्भ है। चाणक्य सलाह दे रहे हैं कि तुम ये जो आदिवासी हैं इनके मुखियाओं को कब्जे में रखो, 1। नंबर 2, इन पे निगरानी रखो, सर्विलेंस। नंबर 3, इनकी बस्तियां बसा को, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको एक जगह बसाओ ताकि निगरानी आसान हो जाए। मुखिया को कैसे कब्जे में करोगे? पूरे वो सूत्र बताता है कि इनकी झोपड़ी के आगे एक थैली में मुद्रा रख के डालिया ना, ताकि ये 99 के चक्कर में आ जाए कि 99 है तो 100 पूरा करूं पेट काट के। 99 की कहानी आपको पता है। वो कहता है कि इनको वैश्यालय ले जाओ, वैश्याओं से मिलवाओ, वह उसकी लत लगा दो, शराब की लत लगा दो, या अपनी देसी शराब की जगह इनको दूसरी अच्छी वाली सुरा पिलाओ। तो ये चाणक्य की सलाह दे रहा है प्राचीन काल में। आधुनिक काल में ब्रितानी हुकूमत आ गई है, और आज भी फिर हम उनको किस रूप में देख रहे हैं? आज प्राकृतिक संसाधनों का अनादुत दोहन हो रहा है विकास के नाम पर, और उसका विरोध कर रहा है केवल आदिवासी। जब आदिवासी विरोध करता है तो आप उसको क्या कहते हो? ये तो विकास विरोधी है, और विकास विरोधी है तो ये राष्ट्र विरोधी है, और राष्ट्र विरोधी है पता नहीं क्या क्या विरोधी है। तो इसलिए वो शाहीनेस इसलिए है। आज भी आप चले जाओ रणकपुर के आसपास, मैं पाली एसपी रहा हूँ, रात में जो गरासिया बेल्ट में शुरू होती है रणकपुर के ऊपर से
नाना भीमाना एरिया में। रात में बाहर के आने वाले वाहनों पर वो पत्थर मारते हैं। मैंने पूछा पत्थर क्यों फेंकते हो? हमारे पुरखे फेंकते थे। पुरखे क्यों फेंकते थे? उनके पुरखे भी यही फेंकते थे। तो मैंने जब जांच किया, जांच जिन लोगों से पूछताछ की, ग्रासिया कमेटी को बिलोंग करने वाले टीचर्स, सरपंच, पंच, पटवारी, कांस्टेबल, वो कहते हैं साहब। और फिर मैंने इसका निचोड़ ये निकाला कि बाहरी लोगों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध है ये। प्रतीकात्मक विरोध है। मीणा साहब, एक चलते चलते एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्योंकि संतुष्टि का भाव हमेशा आदिवासियों में, आदिम युगीन जो है उनमें हमेशा रहा है। शर्मिला स्वभाव उनका रहा है। जब संतुष्टि का भाव है इनमें, बावजूद इसके आज जब हम आदिवासियों के चाहे कई तरह के उनमें असंतोष को देखते हैं अलग अलग अंचल के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये असंतोष ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये संतुष्टि छोड़ने वाली स्थिति आ रही है, या कुछ इसके पीछे वन और वन्य उपज, जल वन हमारा है, उसके में कहीं ना कहीं बाहरी दखल है, ये कारण है? संतुष्टि का भाव था वो उसको छोड़ने का कारण है, या जो तथाकथित विकास, जो भौतिक विकास हुआ है, उस सभ्यता का कहीं ना कहीं कोई उनके ऊपर एक आंशिक असर ही सही, वो असर देखने को मिल रहा है? देखिए, एक तो आप जो संतोषी स्वभाव है ना, इसको आप जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलना, चुप रहना, इससे मत जोड़िए। संतोषी होना अलग बात है, जो कुछ गलत हो रहा है उसका प्रतिरोध करना अलग बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो प्रतिरोध को अगर आप असंतोष कहेंगे, वो एक भिन्न संदर्भ हो जाएगा। वे संतोषी हैं, अभी भी अपने में मस्त रहते हैं, जो कुछ मिल रहा है उसमें दे आर सेटिस्फाइड। लेकिन वो प्रतिरोध करते कब? जब उनके एरिया में आप घुसपैठ करते हो, जब प्राकृतिक संसाधनों का आप अंधाधुंध दोहन करते हो, जब पारिस्थितिकी संतुलन को आप बिगाड़ते हो, जब पृथ्वी और प्रकृति के खिलाफ आप कदम बढ़ाते हो, जब आप जल, जंगल, जमीन पर उनका जो नैसर्गिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, शताब्दियों से अधिकार है, उसके साथ छेड़खानी करते हो, तो वो उसका विरोध करेगा। और विरोध करेगा तो देखिए, पहले आएगा मानसिक असंतोष, बेचैनी आएगी, और बेचैनी जाहिर होगी प्रतिरोध में, प्रतिरोध असंतोष में, और असंतोष एक स्तर पर जाकर के अगर मारने की नौबत आ गई, उग्र रूप ले लेगा। तो देखो, वो एक काउंटर वायलेंस की बात जो आती है, वायलेंस को कोई लाइक नहीं करता, कोई उसका पक्षधर नहीं है, लेकिन वो जो असंतोष, आप किसी को कितना दबाएंगे, को कहते हैं मरता क्या नहीं करता। विकास के नाम पे सबसे ज्यादा विस्थापित कौन हो रहा है? आदिवासी। आप बड़े बड़े डैम बना रहे हैं, बिजली परियोजनाएं बना रहे हैं, आप टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, वन्य जीव वो बना रहे हैं, आप अभयारण्य, बड़े बड़े और विस्थापित किसको कर रहे हैं? कारखाने, कल कारखाने खोले जा रहे हैं। हमारे स्पष्ट लिखा हुआ है भारतीय विकास नीति में, वन नीति में, विस्थापन ऑब्लिक पुनर्वास नीति में स्पष्ट लिखा है कि अगर कहीं किसी भी कौम का आदिवासी या गैर आदिवासी का विस्थापन करते हैं तो उनको वैसा ही क्लाइमेट दिया जाए। हाँ। अब वैसा क्लाइमेट देने की जगह आप क्या करते हैं? आप चेचू समुदाय को, आदिम समुदाय को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम इलाके से हटाते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क बनाते हैं, और उनको वहां की जगह एक कस्बे में जाके छोटे छोटे प्लॉट दे देते हैं और कहते हैं यहाँ रहो। अरे जिसने अपनी सारी प्रकृति, सारे जंगल को अपना माना, सामूहिक, व्यक्तिगत नहीं, उस पर स्वामित्व को नहीं दर्शाया, ये माना ये हम उसको बिलोंग करते हैं, बिलोंगिंग नेक्स्ट, स्वामित्व नहीं किया हुआ। अरे अब उसने भाई साहब योगेश जी प्राकृतिक संपदा का आदिवासी ने जो संरक्षण किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल शताब्दियों से, वो ट्रस्टी और कस्टोडियन के हैसियत से किया है। अगर उसके दिमाग में निजी संपत्ति की बात आती, स्वामित्व की बात आती, वर्चस्व की बात आती, तो उन पे कब का वो कब्जा कर लेता। आज ये बड़े बड़े जो एमएनसीज घुस रही है ना, इनको कहाँ घुसने का मौका मिलता? पहले से ही वो पट्टे शट्टे सब बना करता, लेकिन वो कहता है ये नेचुरल है, इट्स ऑल नेचुरल, बिलोंगिंग टू ऑल, सवे धेनु गोपाल की, वसुधैव कुटुंब, वसुधा ही कुटुंब है, सब सवे धेनु गोपाल की, ये भाव उनका रहा है। इसलिए ये जो असंतोष है ना, ये उनका संतोषी भाव अलग है,
और आप उनके जल जंगल जमीन पे कब्जा करते हो, उनको विस्थापित करते हो। आज और समुदाय, मानव समुदाय तो अपने बेसिक मानवाधिकार और अस्मिता और गरिमा की बात करते हैं। आदिवासी के लिए तो अस्तित्व का संकट आ पड़ा है। बिल्कुल, ये प्रकृति के विस्थापन की, उनके खुद के विस्थापन की, और जल जंगल जमीन में कहीं ना कहीं उनके जो नैसर्गिक, उनका जो एक स्वामित्व नहीं कह सकते, बल्कि उनका एक जो उनका साहचर्य था, नैसर्गिक साहचर्य उसके साथ था, उस साहचर्य के छूटने का डर कहीं ना कहीं इस असंतोष का जनक है। देखिए, भारतीय परंपरा का मैं कुछ संदर्भ दूंगा, बिकॉज अब अपने पास केवल 1-2 मिनट है। हाँ जी। ऋग्वेद का एक सूत्र है, ऋतषि यथा प्रेत है। ये ऋग्वेद के नाम पे पता नहीं कौन क्या क्या पढ़ा देता है हमको। ऋतषि यथा प्रेत का मतलब है कि प्राकृत नियमों के अनुसार जो जीवन जिया जाता है वही जीवन आदर्श है। उसके बाद में आप चलिए आगे, भगवान बुद्ध संघ का महत्व बताते हैं, जो बात मैंने कर ली। भगवान महावीर संशय के खिलाफ बात, अपर गिरह की बात करते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे है। आगे बढ़िए, कबीर कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। माया को माया मीन्स भौतिक संपदा पर अधिकार करना, ये माया है। अज्ञान वो अलग बात है। माया महाठगनी, संपत्ति महाठगनी है, राजा वो विकराल रूप देख रहे हैं। आगे चलिए आप, बाबा गांधी क्या कहते हैं, इस पृथ्वी में अनंत काल तक सभी जीव जंतुओं का पेट भरने की अकूत क्षमता है, लेकिन एक भी लालची मनुष्य का वो संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो गांधी भी यहाँ है, बुद्ध भी यहाँ है, महावीर भी है, ऋग्वेद भी है, कबीर भी यहाँ है। जो इन सब से हम सीख ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो आदिवासी साहित्य क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, या नोट कर ले, फिर कभी देखेंगे। सोनू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? योगेश सर को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिन्हें आपने आज बुलाया है, मेरे लिए वो बहुत बड़े आदर्श हैं, क्योंकि कोरोना काल से सर का मैंने कई बार सुना है व्याख्यान। सर, आपका समय मैं ज्यादा नहीं लूंगा। आप ना, मेरे मन में कोई सवाल है, जो मेरे मन में सवाल थे वो आपने लास्ट वीक में आकर आपने बता दिए। मैं जो बातें जानना चाह रहा था आदिवासी के दर्द के बारे में, और आपने एक पत्रकारिता पर भी आपने जो बातें बताई कि आज की जो पत्रकारिता हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, वास्तविकता है और इस चीज को हमको करना है। इसी उद्देश्य के साथ हम आज इस प्रोग्राम से भी अलविदा लेंगे, क्योंकि आपने जो बातें बताई बहुत मार्मिक बातें हैं कि आज पत्रकार उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस जगह पे पहुंचना चाहिए। खबरें तो बहुत सारी आती है, लेकिन आदिवासी के जो हालात हैं, उसके जो सिचुएशन है, उसे देखने की आवश्यकता है। और जब तक हम फील्ड में उतरकर उनके बारे में, उनकी बातों को के पास सुनेंगे नहीं, बैठकर जानेंगे नहीं, तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। आपने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर दिया है सर, और मैं उस उद्देश्य के साथ वादा करके यहाँ से जाऊंगा कि, और मैं इसे जरूर पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आदिवासी समुदाय के पास पहुंचूं और उनसे उनकी बातों को जानूं और उनकी बातों को रखूं और सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाऊं। धन्यवाद सर। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। आई एम लिविंग, जय हिंद। बिल्कुल, ऐसे युवाओं की हमें ज़रूरत है, और मीणा साहब का हम हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे, जिन्होंने इतना समय हमारे इस चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।